केमिस्ट्री। देखो नोट्स में दिया हुआ द स्टडी ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड और रिक्वायर्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में, 50 जूल मान लो रिलीज किया या 20 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? हीट। यही है ना, क्यू। तो दो तरह का रिएक्शन हो जाएगा। पहला हो गया टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जाओगे, पहला हो गया एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ये सबको मालूम है। ए गैस एक्सो मतलब बाहर आना, ई एक्स, ए गैस प्लस ए गैस, ये इसको डायरेक्ट कर दें, गिब्स आउट बी गैस प्लस सी गैस, ये दिया हुआ। इसका डेल्टा एच क्या हो गया, निगेटिव। और डेल्टा आर एच, आर फॉर रिएक्शन, जो भी रिएक्शन का नेम होगा यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मेशन कंबशन, वो -x किलो जूल पर मोल ऐसे दिया रहेगा, मतलब x किलो जूल रिलीज हो गया। और ओल्ड नोटेशन पे जाओगे तो कैसे लिखते थे, ए गैस गिव्स आउट बी गैस प्लस सी गैस। तो ओल्ड नोटेशन वाले भी कई केस में मिलेंगे, तो देखना उसने ओल्ड नोटेशन तो नहीं यूज किया है ना, प्लस x किलो जूल। प्रॉब्लम क्या आता है, प्लस x मतलब तुम समझ जाते हो एंडोथर्मिक है, बट ये नोटेशन तुम लोग पहले से यूज कर रहे हो, ए गैस गिव्स आउट बी गैस प्लस सी गैस, प्लस इतनी एनर्जी दे रहा है वो, या डेल्टा एच माइनस एक्स, ये है ना। अब सी सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स आउट CO2 गैस, इसका डेल्टा आर एच निगेटिव होगा। ये रहा, किसी भी चीज को कंबशन करोगे, बर्न करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। इंथाल्पी की बात करें हम लोग, इंथाल्पी H वो क्या था, E प्लस पीवी ना, इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क। तो जब सी सॉलिड, इसको हीट कंटेंट भी बोल सकते हो, कितना हीट था इसके अंदर, सी सॉलिड प्लस O2 गैस, हीट कंटेंट कम हो गया, निगेटिव हो गया ना, डेल्टा एच। जब वो CO2 गैस बना तो इंथाल्पी घट गई, तभी तो डेल्टा एच नेगेटिव लिख रहा है ना। क्लियर हुआ? एंथैल्पी कम हो रही है तब डेल्टा नेगेटिव हो गया। तो ये क्या था, रिएक्टेंट। नोट्स में थोड़ा उल्टा लिख दिया उसको, रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट है, उल्टा लिखा गया, वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिखा गया है ना। तो रिएक्टेंट्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, CO2 जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाए, इधर गया, तो इसी को डेल्टा एच क्या बोलोगे, डिक्रीज हो गया, मतलब निगेटिव। क्लियर हो गया? दूसरा हो गया, ये सब फालतू का ही लिखवा रहा है, सबको मालूम है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेम है, देख लो नोट्स में, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स आउट सी गैस प्लस डी गैस, डेल्टा एच वाई किलो जूल पर मोल कर दिया उसने। तो डेल्टा आर एच कितना हो गया, वाई किलो जूल पर मोलर। और ए गैस प्लस बी गैस प्लस वाई, मतलब इतना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया, तो सी गैस प्लस डी गैस है। ये ओल्ड नोटेशन है कि ए गैस और बी गैस दिया तुमने, प्लस वाई एनर्जी भी दिया, तब जाके प्रोडक्ट हो गया, तो एंडोथर्मिक हो गया ना। इसका एंथैल्पी का देखोगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट मान लो कि यहाँ पे है, तो प्रोडक्ट कहाँ होगा, उसका एंथैल्पी और बढ़ गया, डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, मतलब एच इंक्रीज होकर आगे आ गया, मतलब प्रोडक्ट हायर लेवल पे, तभी डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव ना। नाउ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन क्या डिफाइंड होगा, मतलब डेल्टा आर एच इज डिफाइंड एज हीट, कुछ भी हो सकता है, इवॉल्व हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब at constant pressure during complete course of reaction.
ना तक क्लियर है सबको? नो डाउट, गुड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा एच, फैक्टर्स अफेक्टिंग enthalpy of reaction. Factors affecting enthalpy of reaction. तो एक तो तुम्हें मालूम है किरचॉफ्स लॉ, कितने लोगों को याद है? टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसा था? याद ही होगा, तुम लोग के बैच में सब टॉपर भरे हुए। डेल्टा टू डेल्टा एच वन, तुम लोग का रिजल्ट इस बैच से अच्छा आएगा जो अभी गया। टी टू टी वन ऐसे, बट उतना पढ़ते रहे सब एक साल और। तो एक तो किरचॉफ्स लॉ वाला था, उसके बाद क्या हो गया? फैक्टर्स इसमें आ गया। पहला क्या हो गया? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन, फिजिकल स्टेट ऑफ reactants and products. फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। मान लो रिएक्टेंट स्टेबल है तो एनर्जी कब रिलीज करेगा? रिएक्टेंट अनस्टेबल है, जैसे एक्सप्लोसिव, तो अनस्टेबल हो, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। स्टेबिलिटी के अपोजिट जाएगा ना ये। तो फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या हो जाएगा? किसका जाएगा? जैसे कि एक कर्व मैं बना देता हूँ कि मान लो ये रिएक्टेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, और ये एंथैल्पी ले लो। ठीक है, तो ये एंथैल्पी या पोटेंशियल एनर्जी ले लो। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कब होगा? जब रिएक्टेंट सॉलिड हो, कि लिक्विड हो, कि गैस होगा? क्या होने पे हो सकता है? गैस। गैस मतलब अनस्टेबल हो गया ना, हाईली एनर्जी की। वेरी गुड। ये पोटेंशियल एनर्जी लेने हम लोग, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन पहले रिएक्टेंट था, बीच में ट्रांजिशन स्टेट पे गया, फिर प्रोडक्ट पे गया। इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलेंगे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो रिएक्शन क्या कोऑर्डिनेट हो गया कि पहले रिएक्टेंट बना, फिर ट्रांजिशन स्टेट, फिर प्रोडक्ट पे गया। अब बताओ, रिएक्टेंट, ट्रांजिशन स्टेट, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम लोग इसको ले लें सॉलिड, लिक्विड की एनर्जी और ज्यादा और गैस की एनर्जी और ज्यादा। तो डेल्टा एच क्या है? ये है ना। तो प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा उतना वो लेवल नीचे जाएगा, ऐसे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना। और रिएक्टेंट जितना अनस्टेबल होगा उतना ऊपर जाएगा, उतना एनर्जी। जैसे रिएक्टेंट मान लो यहाँ पर आ गया इस साइड पे, तो एनर्जी रिलीज ज्यादा करेगा ना वो ऐसे। और प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा उतना नीचे की ओर गया। तो मैक्सिमम गैप कब आएगा? सबसे ज्यादा एनर्जी कब होगा? जब रिएक्टेंट गैसियस हो एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में भी तो यही होगा ना, गैस, लिक्विड, सॉलिड। क्या हो जाना चाहिए? प्रोडक्ट सॉलिड। हाँ, ये गैसियस और सॉलिड हो गया, तो इसकी एनर्जी, और इसको हम लोग बोलते हैं इस टर्म को एक्टिवेशन एनर्जी। और क्या है? रिएक्टेंट। इसको बना लेना अपने नोट्स में, प्रोडक्ट। वैसे सबको अपना नोट्स बनाना चाहिए। ये कई लोग यदि जेरोक्स करके रख लो तो ऐसे नहीं होता। जो मैंने नोट्स भेजा उसे लिखो। लिखने से तुम्हारा राइट हैंड और लेफ्ट ब्रेन का कॉम्बिनेशन है, या लेफ्ट हैंड राइट ब्रेन का कॉम्बिनेशन होता है, उससे तुम्हें लर्न होता है। तो कोई भी चीज तुम हवे में लर्न कर लो भूल जाओगे, बट ये तुमने लिखा है ना तो तुम्हें लर्न होता है। लिखते समय ऐसा कॉम्बिनेशन है कि फील होता है। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। अब इसमें क्या हो गया? क्या होता है कि लिखते समय, एक समय तुम प्रेजेंट में तो आए ना, लिखते समय कुछ भी यदि सोच रहे हो तो जल्दी लिख नहीं सकते। एक सेकंड के लिए तुम्हारा ध्यान गया, जब ध्यान गया तो लर्न हो जाता है। ऐसे हो जाता है। ये सेम टाइप हो गया। अब यूट्यूब से कोई वीडियो देख लो,
राइट। तो यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो अच्छे भी वीडियो होंगे, राइट, बट उतना तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों? वो चल रहा है वीडियो, तुम कुछ और सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग फुटबॉल में लगा हुआ है, इंडिया टीम पे लगा हुआ है कि आज मैच हारेगा कि जीतेगा, उधर आधे घंटे चलते जा रहा है, यही हो रहा है ना। तो आधे घंटे थॉट में रहेगा। और फिजिकल टीचिंग क्या हो गया कि टीचर हर समय पूछते रहता है, तो तुम बार बार प्रेजेंट स्टेट में आते हो, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन है, ये आ जाते हो, तो माइंड को बार बार आदमी वापस लाता है, वह लर्न आता है। इसलिए यूएस में भी ये ऑनलाइन टीचिंग फिजिकल टीचिंग को कभी हटा नहीं पाई। फिर भी जैसे सिद्धेश वगैरह थे, मैंने उन्होंने पूछा था तो उन्होंने बोला सर यूट्यूब वीडियो बहुत अच्छे हैं, बहुत डेप्थ में है ना, अच्छे रैंक लाए तो लोग 800 900, बट क्या होता है कि फील नहीं होता, वो चीज मतलब भटक जाता है, दिमाग याद नहीं रहता। सब कुछ है बट रेगुलर यदि क्लास में आते हैं हम लोग तो सब कुछ याद रहता है। इसके लिए रहता है। तो मैंने बोला कि यार वो वीडियो तुम लोग देखते ही नहीं हो, तो बोला देखते हैं सर, जो टॉपिक मिस हो जाता है हम लोग जरूर उसको देख कर कवर करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि खराब कंटेंट है, बहुत अच्छे कंटेंट है उसमें। तो ये उन लोग का रिव्यू था आईटी लीडर बैच। ओके, अब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी देना होगा। मान लो क्रैकर्स तुम्हारा क्या है, एक्सप्लोसिव लोगे तो अनस्टेबल है। तो क्रैकर्स इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि जैसे ही तुम क्रैकर्स कर दे और एक्सप्लोड कर दे, तुम्हारे हाथ में एक्सप्लोड कर दे, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, यही है ना। तो उसके लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ता है, तुम एक्टिवेट करो उसके बाद अपने आप होगा। ये बताया था मैंने। तो वही एक्टिवेशन एनर्जी कि उसको थोड़ा बर्न तो करो, इग्नाइट तो करो, थोड़ा एक्टिवेट करो, उसके बाद वो अपने आप होगा। तो यही ये है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कितना एक्टिवेट करना पड़ेगा, हर रिएक्शन को थोड़ा एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने आप होगा, उसके बाद खुद से होगा। स्टार्ट तुम्हें करना होगा। तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कब क्या होगा? मैक्सिमम डेल्टा एच व्हेन रिएक्टेंट क्या हो गया, इज गैसियस एंड प्रोडक्ट इज सॉलिड। ऐसे आएगा ना। ये समझने वाली चीज है, तो नोट्स में उतना नहीं है, तुम अपना समझ सकते हो कि यहाँ से ही। अब बताओ क्या क्या डाउट है। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? हाँ सार्थक अभी क्लियर हुआ होगा। इक्यू, इक्यू मैंने लिखा है क्या कहीं? सॉलिड गैस लिक्विड सॉलिड, व्हाट इज इक्यू? आदित्य का क्लियर हो गया ना? इक्यू इक्यू, अच्छा ईए को बोल लो। हाँ ईए को तुमने बोला, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अब ये क्लियर हो गया फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो डेल्टा एच को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इनवर्सली रिलेटेड टू व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जितना स्टेबल हो गया उतना कम एनर्जी देगा। वो स्टेबल है तो क्या रिएक्ट करेगा? वो सोचो ना, कोई भी चीज स्टेबल हो गया तो क्यों रिएक्ट करेगा? जो अनस्टेबल है वही तो तुम्हारा मतलब हाई एनर्जी कंटेंट है, वही एनर्जी रिलीज करते हैं ना। इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जितना अनस्टेबल हो जाए उतना एनर्जी देगा वो। एंड प्रोडक्ट का क्या लिखोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर से स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, और ये ओ नित्या तुम मिस कर गई थी, छोटा सा पार्ट है, कोई बात नहीं, एक बार मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो देखने से। मतलब कई लोगों का नेटवर्क से इशू हो जाता है, बट बार बार रिपीट करना सही नहीं रहेगा। देखो सी सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स आउट CO2 गैस है, ये डेल्टा RH1 है ना। और सी गैस प्लस O2 गैस गिव्स आउट CO2 गैस, डेल्टा RH2 है। एनर्जी क्या होगा? एक्सोथर्मिक। कोयला को बर्न जलाओगे एनर्जी ही मिलेगी ना। किसमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, फर्स्ट रिएक्शन की सेकंड? आर्यन करेक्ट। एवरीवन सेज क्या होगा? आर्यन रॉन्ग कर रहे हो, आर्यन कोरे राइट था, आर्यन पवार रॉन्ग हो रहा है। किसमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी? क्वेश्चन समझ में आया ना? मिक्स हो गया सबका। अरे रिएक्टेंट गैसियस हो गया तो अनस्टेबल है ना,
तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना। हाँ तो सेकंड होगा ना, मतलब ये रिएक्टेंट का लेवल है और ये प्रोडक्ट का है, तो ये सॉलिड लिक्विड गैस, ये जितना ऊपर लोगे उतना ज्यादा एनर्जी देगा ना, ऐसे लिक्विड कम एनर्जी देगा, सॉलिड और कम देगा, ऐसे था ना अभी तो बताया। हाँ, तो एनर्जी रिलीज इन सेकंड केस इज मोर। साइन नहीं लिख रहा हूँ ना, साइन कंफ्यूजन कर देता है ना, निगेटिव साइन है दोनों का। तो ये इस तरह से आएगा। अगला कौन सा दिया हुआ है? तो इसमें ये नहीं लिखा, बस लिख दिया इक्वल नहीं होगा, बाकी तुम समझो कि किसमें होगा। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स आउट H2O लिक्विड H2O गैस। हाँ, ये बताओ। तो यहाँ नोट्स में ये भी लिख देना फिर इसमें कि डेल्टा RH2 ही ज्यादा होगा। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स आउट H2O लिक्विड है। इसमें भी जब बनेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तो कंबशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है ना। तो उसमें मान लो कि x किलो जूल रिलीज किया, और दूसरे में H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस क्या बनाया उधर, H2O गैस बनाया उसने, है ना। और डेल्टा RH2 y किलो, जेड जेड लिखा है ना। y मान लो, किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, x इज ग्रेटर और y इज ग्रेटर। x मतलब अमाउंट जो एनर्जी रिलीज हुआ, x और y कौन सा ग्रेटर है। y इज ग्रेटर। हाँ, प्रोडक्ट पे सोचो, प्रोडक्ट जितना स्टेबल हो गया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की ओर जाओगे, तो प्रोडक्ट स्टेबल हो रहा है तो उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना। प्रोडक्ट मान लो गैस बना तो कम एनर्जी बना, बट गैस से लिक्विड बनेगा तो फर्दर एनर्जी रिलीज करेगा वो, यही है ना। हाँ, वो गैस से लिक्विड बनेगा तो फर्दर एनर्जी रिलीज करेगा, लिक्विड से सॉलिड बना तो और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, इसको लिखे हम लोग, तो y इज ग्रेटर देन x। आई थिंक सबको क्लियर होगा, डाउट है देखो। माइनस एक्स लिख लिया, मतलब एक्स एनर्जी रिलीज कितना है, बाई जैन सेंटर विल स्टार्ट। पता है सार्थक, जब ट्रेन स्टार्ट होगी तभी सेंटर स्टार्ट होगा, नहीं तो आना बहुत डिफिकल्ट है, मैं ही आ रहा हूँ बहुत मुश्किल से है, टैक्सी से आना जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो वाई इज ग्रेटर देन। दूसरा, इफ एलिमेंट x should be greater, right? x is greater। हाँ, नहीं x नहीं y ना, इसमें H2O गैस बना तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना। ये रिएक्टेंट हो गया, यहाँ पे आया प्रोडक्ट, ये मान लो सॉलिड था या गैस था, तो किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इसका डेल्टा ग्रेटर आएगा ना गैस वाले में। सॉलिड, एक मिनट, लिखने में रॉन्ग है, रुको। हाँ हाँ, रुको रुको, मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया सोचने लिखने में। हाँ,
थोड़ा सा रॉन्ग हो जा रहा था मेरा, ये गैस हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया। एक ये लिक्विड में ज्यादा आएगा, ये लिक्विड आएगा, इसमें ज्यादा आएगा लिखने में। तो प्रोडक्ट जितना तुम्हारा स्टेबल होगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी, तो स्टेबल एक्स होगा देन वाई। ऐसे यहाँ पे ये लिक्विड बन रहा है और यहाँ पे गैस बन रहा है, तो गैस ऊपर के लेवल पे, यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे और ये सॉलिड यहाँ पे। हाँ सिर्फ एक्स, एक्स मतलब मान लो एक्स का वैल्यू मान लो 20 है तो वाई का वैल्यू 5 होगा, डेल्टा एच -20 -5 ऐसे मान। क्लियर हुआ ना? और इधर सॉलिड लिक्विड गैस लोगे तो यही बोला ना अभी प्रीवियस में, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कब होगा, जब ये गैस और ये सॉलिड हो। मिनिमम एनर्जी कब होगा, जब रिएक्शन सॉलिड हो और प्रोडक्ट गैस हो। ऐसे ओके। एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म, फिर वही होगा, जो एलोट्रॉप ज्यादा स्टेबल होगा उसमें एनर्जी कम रिलीज होगी। तो सी सॉलिड ले लो, ग्रेफाइट, और O2 गैस ले लो, ये गिव्स आउट CO2 गैस है। इसका डेल्टा RH0 गिवन -393.5 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे क्या हो गया, सी सॉलिड डायमंड ले लो प्लस O2 गैस है, ये कहता है CO2 गैस। इसका डेल्टा RH0 लिख दो -395.4 किलो जूल पर मोल। 393.5 और ये 393.5 था ना, हाँ, और ये 395.4 किलो जूल पर मोल। तो ये नहीं लर्न करना है डेटा, बस ऐसे होता है। किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, डायमंड में। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ, ग्रेफाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट और डायमंड कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल, है ना। डायमंड लेस स्टेबल होता है, कैसे मालूम चलेगा, यदि ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है तो डायमंड तुम्हारा रहना ही नहीं चाहिए, ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तब तो जाओगे डायमंड रिंग लेकर आओगे, आते आते तुम्हारा ग्रेफाइट में चेंज हो गया। ऐसा होता है क्या? ऑफ कोर्स ग्रेफाइट मोर स्टेबल, बट क्यों नहीं चेंज हो रहा है वो? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, वही क्रैकर्स लिया तो अनस्टेबल होता है, क्या एक्सप्लोड हो जाएगा वहीं पे क्या? एक्टिवेट तो करोगे ना, थोड़ी एनर्जी तो दोगे, उसके बाद वो रिएक्शन होता है। हाँ सिद्धि, उसमें क्या होता है ना, ग्रेफाइट में वो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं तो एंट्रोपी ज्यादा रहता है, बट स्टेबिलिटी ग्रेफाइट का ज्यादा है। तो 2000 डिग्री दोगे ना, तब जाके तुम ग्रेफाइट से डायमंड, डायमंड से ग्रेफाइट चेंज कर सकते हो। बट जब डायमंड से ग्रेफाइट बनता है तो एनर्जी रिलीज करता है, डायमंड से ग्रेफाइट बनाओगे ना तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल। तो कितनी एनर्जी आएगी, अमाउंट ऑफ कन्वर्सन जब करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो गया, डायमंड लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल। दोनों स्टेबल है, ये ध्यान रखना, बट रिलेटिवली ये मोर स्टेबल है और ये रिलेटिवली लेस स्टेबल। इसका मतलब जब इस रिएक्शन को क्या कर दो, माइनस कर दो, 1 - 2 कर दो, या रिएक्शन 2 - 1 कर दो, तब क्या होगा, इसको माइनस करोगे तो माइनस 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 माइनस, क्या कैंसिल हो गया,
O2 कैंसिल हो गया, CO2 गैस कैंसिल हो गया, C क्या बच जाएगा, सॉलिड डायमंड, रिएक्शन 2 माइनस रिएक्शन 1 कर रहे हो, गिव्स आउट C सॉलिड ग्रेफाइट। रिएक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये हेस्ट लॉ है। तो डेल्टा H इसका कितना होगा, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, रिएक्शन 2 माइनस 1 किया था ना, माइनस 395.4 माइनस 393.5 किलो। एनर्जी रिलीज हुई ना, कितना आ रहा है, माइनस 1.9 किलो जूल ना। कितनी एनर्जी रिलीज हो जाती है, ये क्लियर हुआ ना। किलो जूल पर मोल की बात हो रहा है, मतलब पर मतलब 12 ग्राम, 12 ग्राम डायमंड को 12 ग्राम ग्रेफाइट में कन्वर्ट करो तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ओके, थर्ड, ये किस पे डिपेंड किया, एक तो फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड और गैस, रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, उस पे आ गया। दूसरा, ये डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन सा ले रहे हो उस पे डिपेंड करेगा। थर्ड, टेम्परेचर, ये कर चुके हम लोग। किरचॉफ्स लॉ जो था, डी डेल्टा आर एच, मतलब एक डेल्टा एच दिया हुआ 300 केल्विन पे, तो 310 पे क्या होगा, ये क्या आया था, डेल्टा आर सी पी इंटू डी टी, कितना आ गया था, डेल्टा आर एच टी टू लिखते हैं, टी टू माइनस डेल्टा आर एच एट टी वन। मान लो कि कार्बन को बर्न किया तुमने, CO2 गैस मिला था तुमने, एक बार बर्न किया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक बर्न किया 310 पे, तो किस में क्या एनर्जी होगी, तो वो इससे आएगा। 300 पे दिया होता, 310 पे बता सकते हो, डिफरेंट टेम्परेचर पे। ये डेल्टा आर सी पी टी टू माइनस टी वन, ऐसे। हाँ, एग्जाम्पल हो गया ना, ये क्वेश्चन आएगा ही, ये वाला जो मैंने लिखा ना किरचॉफ, एक इक्वेशन तो आना ही है। एज्यूमिंग डेल्टा आर सी पी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये लिखा था ना, अदरवाइज इंटीग्रेट करना पड़ता। ओके, नेक्स्ट, तो फिजिकल स्टेट, एलोट्रॉपिक फॉर्म, टेम्परेचर, फोर्थ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। ओके, तो इसमें यही चीज E2 के लिए भी आया था एक। हाँ श्रेयस, बोलो। यस सर। सर, जो टेम्परेचर में आपने जो फॉर्मूला दिया था उसमें लिखा था कि अज्यूमिंग डेल्टा आर सी पी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो सर अगर वो डिपेंडेंट होगा तो सर वो ए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी के फॉर्मूले से होगा ना सर, अगर हाँ, अज्यूम। जो भी इक्वेशन दिया रहे उसको इंटीग्रेट करो, ओके सर। वो इंटीग्रेशन पे आ गया फिर। ओके, और यही था कि डेल्टा E2 निकालते तो डेल्टा सी भी आ गया था ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये नेक्स्ट दिया हुआ,
ओके, मान लो एक रिएक्शन ले लिया गया, एक रिएक्शन ले लिया हम लोगों ने, 2A गैस gives out B gas plus 3C gas, T equal to 0, इनिशियल मोल A मोल, इसका 0 था, 0 था, T equal to T, उस पर कुछ मान लो A माइनस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, उसको तुम X लिख दो बेटा, A माइनस X, तो 2 मोल गया आएगा, तो 2X मोल से कितना आएगा, ये X मोल और इसका 3X मोल, यही आएगा ना। अब ये जो हो गया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2X इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का एक फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, ये दिया ना, बाय कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल कितना कंज्यूम हो गया बाय कोएफिशिएंट, जैसे 2X बाय कोएफिशिएंट 2 मतलब X, यही हो गया ना नंबर ऑफ मोल्स, तो X आ जाएगा फिर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। हाँ, तो 2X X ही तो लिखना था, ये X है, X इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स consumed by stoichiometric coefficient। अब इसके बाद क्या हो गया, अब डेल्टा एस तुम्हें निकालना है, हाँ, डेल्टा एस का वैल्यू कितना हो गया, HF माइनस HI, और HI का वैल्यू लोगे इनिशियल हीट कंटेंट, तो केवल रिएक्टेंट ही था, A मोल रिएक्टेंट था, तो A इंटू हीट कंटेंट ऑफ A, ओके। नहीं नहीं, वो बस एक डेरिवेशन चल रहा है कि HI का वैल्यू मान लो हीट कंटेंट ऑफ A मालूम है, तो केवल यही था ना अभी, बट आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, HF लिखोगे तो उसका क्या होगा, A माइनस 2X, अब तो हीट कंटेंट ऑफ A आ गया, प्लस B X मोल है, X इंटू हीट कंटेंट ऑफ B, इसकी जरूरत नहीं है वैसे जो मैं करा रहा हूँ, जो नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ कर रहे हैं, X नहीं वो 2X आएगा, जितना मोल रहेगा वही लिखोगे ना, A माइनस 2X था तो ये कितना था, X था, और ये कितना होगा 3X होगा, 3X इंटू हीट कंटेंट ऑफ C। अब डेल्टा एच करोगे तो ये HF माइनस HI कर दोगे, तो ये इसके डिफरेंस से एक टर्म आ जाएगा डेल्टा एच, तो डेल्टा एच कितना आ जाएगा, HF माइनस HI, और उसको देखो उसने x के टर्म में लेके आया, वो कितना आ गया, x इंटू HM ऑफ B प्लस 3x इंटू HM ऑफ C माइनस 2x HM ऑफ A, ऐसे, तो डेल्टा एच बाई एक्स का एक वैल्यू आ गया, वो डेल्टा एच आ गया, डेल्टा एच बाई एक्स बिकम्स इक्वल टू डेल्टा आर एच। हाँ, तो डेल्टा एच बाई एक्स, ये देखो डेल्टा एच बाई एक्स लिखने पे आ गया डेल्टा आर एच, ये जूल में है, ये मोल है, जूल पर मोल से डिवाइड करोगे, ये यूनिट क्या आ गया, जूल पर मोल, डेल्टा आर एच। तो हम लोग जब भी निकालेंगे जूल पर मोल निकालेंगे, इसका आगे डेल्टा आर एच निकालेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जब भी लिखेंगे किसी रिएक्शन का लिख दिया ना तो पर मोल की बात करेंगे हम लोग, एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब एक मोल को कंबशन करो,
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब एक मोल को फॉर्म करो, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 मोल को न्यूट्रलाइज करो, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 1 मोल को डिसॉल्व करो, ऐसे इंथैल्पी हम लोग का इसके टर्म में जाएगा। ओके रेन बोलो, बताओ। हाँ सर, वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो अगर रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा है तो किसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है? वो तब दोनों का वही आ जाएगा, उसी रेशियो में आ जाएगा, फिर x कॉमन आ जाएगा। जैसे इसका 2a प्लस 3b ले लो तो a माइनस 3x, तो वहां पे x डिवाइड होके आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं। मतलब तुम हाँ दो लोग है ना, तो दो के लिए खुद से डिराइव करके करो, जैसे ये लिखा है ना, खुद से हाँ। डिराइव करोगे फिर सेम इक्वेशन आ जाएगा, डेल्टा एच विल बी डेल्टा एच बाई एक्स आ जाएगा। जैसे अच्छा 2a प्लस 3b है तो वहां पे a माइनस 2x और b माइनस 3x करोगे तो वहां x डिवाइड होके आ जाएगा वो। अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझ। हाँ खुद से करके देखना ये। ओके, थैंक यू। हाँ अनुष्का बोलो। सर आपने वो जो एच आई मतलब एच इनिशियल इज इक्वल टू ए इंटू एच एम इंटू ब्रैकेट ए, वो वाला स्टेप नहीं समझा सर। हीट कंटेंट हो गया H तो E प्लस पीवी होता है, हर हाँ मॉलिक्यूल का अपना हीट कंटेंट होगा, H2 का भी, O2 का भी, N2 का भी, सबका होगा ना। हाँ ए गैस का हीट कंटेंट उसका अपना E इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू V क्या है उसका प्रेशर और ये, ओके हाँ तो उसके हीट कंटेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एब्सोल्यूट टर्म में। तो इनिशियली हीट कितना था, हीट कंटेंट कितना था, इंथैल्पी कितना था इनिशियली, तो केवल ए ही था। तो ए मोल हाँ ऑफ ए इंटू वो मोलर इंथैल्पी ऑफ ए लोगे ना, ए का मोलर इंथैल्पी कितना है हाँ मल्टीप्लाइड बाई ए, और बाद में कितना हो गया, अब ए भी है, बी भी है, सी भी है, सबका अपना मोल है। हाँ ए माइनस 2x मोल ए का है, तो ए माइनस 2x इंटू हीट कंटेंट ऑफ ए, हाँ है ओके ना। फिर उसी तरह इस तरह का, फिर ओके उसमें x कॉमन आ गया तो डेल्टा एच बाई एक्स एक टर्म बना दिया। इसको नेग्लेक्ट करो, इसकी जरूरत नहीं है, समझ में आया चाहे नहीं आया, नेग्लेक्ट करो, इस पॉइंट की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सर। मेन पार्ट अभी स्टार्ट हो रहा है, मतलब कोई क्वेश्चन आदित्य बोल दो। हाँ सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने हीट कंटेंट ऑफ ए, हीट कंटेंट ऑफ बी और हीट कंटेंट ऑफ सी दिया है, तो क्वेश्चन में दिया होगा क्या कि इंडिविजुअल वो जो ये रिएक्टेंट्स और सब क्वेश्चन प्रोडक्ट्स हैं नहीं है, उनको? केवल एक डेरिवेशन हो गया कि डेल्टा एच बाई एक्स डेल्टा आर एच एस लिखेंगे और कुछ नहीं, अच्छा, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। ओके हाँ सिर्फ थियरी है कि हम लोग आगे डेल्टा आर एच मतलब पर मोल की बात करेंगे। डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी, मतलब किसी का भी होगा एन मोल का, इंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट पे डिपेंड करेगा ना। कार्बन तुमने 1 ग्राम बंद हाँ किया कि 2 ग्राम बंद किया, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी आएगी, यही होगा ना। तो जितना ज्यादा अमाउंट बंद करोगे हाँ उतना होगा, बट इंथैल्पी ऑफ कंबसन लिख दिया मतलब 1 मोल को ही बर्न करना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर दिया मतलब ओके 1 मोल को ही कुछ करना है, ऐसे पार्ट आएगा। ओके ये हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। हाँ तो ये दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग कर रही है। डेल्टा एच इक्वल टू एक्स किलो जूल, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये क्या होगा, एक्सटेंसिव ना, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट, जिसका जितना ज्यादा अमाउंट बर्न करोगे, अमाउंट जितना लोग रिएक्टिंग को उतना एनर्जी रिलीज होगी। बट डेल्टा आर एच जब तुम लिखोगे तो होगा एक्स किलो जूल पर मोल, पर मोल मीन्स इंटेंसिव, वो एक्सटेंसिव था, ये इंटेंसिव हो गया। पर मोल का कितना हो गया, जैसे हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वैसे हो गया ये। तो जैसे कि
CO gas plus half O2 gas gives out CO2 गैस है, तो मान लो कि डेल्टा एच इसका बोल दिया -283 किलो जूल। तो किसी सर्टेन रिएक्शन का भी बोलोगे तो उतना ही होगा, -283 किलो जूल। बट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स आउट 2 CO2 गैस। इसका डेल्टा एच जो होगा -283 इंटू 2 किलो जूल। जबकि डेल्टा RH जो होगा, ये हाफ नहीं रहेगा, राइट। जबकि डेल्टा RH क्या होगा, अभी भी -283 किलो जूल पर मोल ही रहेगा। वो 1 मोल के लिए इतना रहता है, पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट की बात करें हम लोग ऐसे। तो यहाँ पे अमाउंट डबल हो जाएगा डेल्टा एच, जबकि डेल्टा RH तो वही था ना रिएक्शन का। नोट्स में इंटू 2 कर दिया गया है, इंटू 2 नहीं आएगा वहां पे। एंथैल्पी ऑफ कंबशन उसका दिया हुआ 283। एंथैल्पी जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा, मतलब 3 CO गैस हो जाए प्लस हाफ तो नहीं है, अभी कितना आएगा 3/2 ना, हाँ 3/2 O2 गैस और 3 CO2 गैस। इसका डेल्टा एच अगेन -283 इंटू 3 आएगा, बिल्कुल ऐसा। देख लो, क्लियर हुआ ये? ओके, वेरी क्लियर। ओके ठीक है, तब यहाँ से मेन थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है हम लोग का। मेन प्रोसेस अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी तक समझो कि टाइम पास चल रहा था। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे थर्मोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये दो पूरा थर्मोकेमिस्ट्री को गवर्न करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच नॉट, नॉट फॉर स्टैंडर्ड। वो बताया था कि स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार ले लो और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कोई भी चलेगा, बट जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे F। तब इसका डेफिनेशन क्या हो गया, चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी, चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी, थोड़ा सा बताया था पहले, हाँ उसी को डिटेल कर रहे हैं। चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी व्हेन 1 मोल, अब ये सारा रिएक्शन चल रहा था, 1 मोल होना ही है इंटेंसिव प्रॉपर्टी की जैसा। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म, जो भी तुम्हें फॉर्म करना, ग्लूकोज यूरिया जो कुछ फॉर्म का, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म। किससे फॉर्म होना चाहिए, डेफिनेशन एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, डायरेक्टली फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, फ्रॉम इट्स constituent elements, constituent elements present in their reference state. Constituent elements किसमें प्रेजेंट होना चाहिए, their reference state में। तब लिखेंगे रेफरेंस स्टेट क्या था, जैसे मोस्ट स्टेबल स्टेट, जैसे कार्बन है तो कार्बन में 2 फॉर्म है, ग्रेफाइट और डायमंड, बट ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है तो तुम्हें ग्रेफाइट लेना होगा। ऑक्सीजन का 2 फॉर्म हो, O2 O3, तो तुम्हें O2 ज्यादा स्टेबल है तो O2 लेना होगा। फॉस्फोरस में व्हाइट और रेड होता है, बट व्हाइट लेस स्टेबल होता है, बट उसी को लेते हैं हम लोग, वो एक्सेप्शन है।
अनस्टेबल है तो भी लेते हैं क्योंकि उससे कुछ भी फॉर्म कर सकते हम लोग, ऐसा हो जाता है। ओके, और सल्फर में रोम्बिक को लेते हैं तो ये बिल्कुल लर्निंग होगा। जो जिस स्टेट में, सोडियम किस स्टेट में होता है, सॉलिड, तो उसका सॉलिड होगा, लिक्विड गैस नहीं। आयोडीन सॉलिड, ब्रोमीन किस स्टेट में होता है, लिक्विड। ये लर्न होना चाहिए सब, अभी जो मैं लिखूंगा पूरा लर्न कर लेना, आएगा ये क्वेश्चन। फ्लोरीन क्लोरीन गैस, यस यस, हाँ तो यही रेफरेंस है ना, क्या लिखा हुआ है ये, मतलब फॉर्मेशन का एक एक पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए। इट इज द मोस्ट स्टेबल state of a substance at specified what temperature and 1 bar pressure। वही टेम्परेचर स्पेसिफाइड और प्रेशर 1 बार लेना था, ये ना। हाँ तो जैसे कि enthalpy of formation of CO gas, first enthalpy उन आगे दिया हुआ है नोट्स में, कौन सा है, enthalpy of formation of CO gas। बताओ ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा जो CO गैस को रिप्रेजेंट करेगा। CO गैस तुम्हें 1 मोल ले लेना है। अब इसके स्टैंडर्ड स्टेट में जाओ, स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा है, कार्बन लोगे, एलिमेंट अलग करो, कार्बन किस स्टेट में मिलेगा, ग्रेफाइट वाला लेना, डायमंड से नहीं बनाना। वो तुम्हें डायमंड देगा, पूछेगा क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO है क्या, तो नहीं। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या क्या लोगे, O एटम की, O2 गैस की, O3, तो तुम्हें मालूम O2 गैस होगा। कितना लेना है, उधर हाफ मोल ही चाहिए ना, 1 एटम, तो हाफ मोल लो, हाफ, हाफ मोल होगा ना तब आएगा। ये बैलेंस करना जरूरी है, इधर 1 रखना, प्रोडक्ट साइड 1 रखना, इधर बैलेंस करना, इस पे क्वेश्चन आएंगे ही। ये जो रिएक्शन हो गया एक्चुअली रिप्रेजेंट कर गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, CO गैस। दिस रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस। स्टैंडर्ड स्टेट में है स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड है तो नॉन स्टैंडर्ड, नॉट है तो नॉट लिखो। वो सी सल्फर यहाँ पे डायमंड दे देगा और हाफ O2 को बोलेगा कौन सा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, डायमंड वाला रिप्रेजेंट नहीं करेगा। O2 को लिक्विड बना देगा, बोलेगा क्या ये है क्या, मतलब ये गैस रखा, और वो चेंज क्या करेगा ना कि देखो क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे डायमंड कर देगा, तब फिर ये नहीं रह जाएगा। क्लियर ना, या वो तुम्हें क्या कर देगा, O2 के जगह ओजोन कर देगा, या इसके जगह लिक्विड कर देगा। ये सब नहीं होना चाहिए, तो मालूम होना चाहिए कि किस टेम्परेचर पर रहता है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए क्या लेंगे, C6H12O6, इसके लिए क्या लेना होगा, सोचो 2 मिनट में आप। हो गया, हाँ 6 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 6H2 गैस। ओके हाँ करेक्ट, मोस्टली तुम लोगों ने करेक्ट भेज दिया, ठीक है। हाँ तो 6 मोल लेना कार्बन सॉलिड में, ग्रेफाइट प्लस 6H2 गैस प्लस 3O2 गैस। ये जो रिएक्शन आया एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जो भी लेना होगा, राइट। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, वो बताओ क्या लेंगे।
हाँ CO2 गैस, तो जिसका भी चाहिए पहले उसका एक मोल ले लो। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस, रिएक्शन लिख के देखो थोड़ा। CO प्लस हाफ और 2 नहीं, फिर रॉन्ग हो जाएगा। वो वही तो कराता है, ये CO गैस प्लस हाफ और 2 गैस तुमने किया ना ऐसे, तो ये रिएक्शन तो जरूर है, कोई ना कोई तो रिएक्शन है। किसका? कंबशन ऑफ CO गैस है, बट दिस डज नॉट रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। ये यही देगा, पूछेगा क्या CO2 गैस को रिप्रेजेंट करता है क्या फॉर्मेशन का? नहीं, CO2 का फॉर्मेशन के लिए क्या लेना होगा तुम्हें? हाँ, उसका एलिमेंट पे चले जाओ डायरेक्ट। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन ले लो, उसमें भी मोस्ट स्टेबल, इसमें एलोट्रॉप है इसलिए ग्रेफाइट। ऑक्सीजन में एक ही मोल होगा ना O2 गैस है। ये जो रिएक्शन हो गया, इट रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। अब H2 गैस प्लस Br2 क्या होता है? लिक्विड ना, गिव्स आउट 2 HBr। तो ये रिप्रेजेंट करेगा enthalpy of formation, no, enthalpy of reaction of HBr. Does it represent enthalpy of formation of HBr? हाँ वानी बताओ, बोलो। हेलो। सर मुझे डाउट था वो ग्लूकोज वाले इक्वेशन में, उसमें हम रिएक्टेंट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं लेंगे? नहीं नहीं, डायरेक्टली एलिमेंट लेना, उसका डेफिनेशन जाओ कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड को फॉर्म करना डायरेक्टली फ्रॉम द एलिमेंट, नॉट फ्रॉम द कंपाउंड। ओके सर। तो जिसका भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछे ना, उसका तुम एलिमेंट्स लो। जैसे कि अभी मैंने किया कि यहाँ पे CO2 फॉर्म करना है, तो CO2 के लिए क्या लेना पड़ेगा? कार्बन अलग करो, ऑक्सीजन अलग करो, कंपाउंड मतलब CO एक कंपाउंड आ जाएगा। फिर HBr के लिए ये नहीं रिप्रेजेंट करता है ना, नहीं किया ना? हाँ राइट, ये नहीं होगा। एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? HBr जो होता है ये 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr गैस, डबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, HBr को बनाना है तो तुम 1 मोल लो, जिसका भी बनाना प्रोडक्ट साइड 1 मोल। इसको फॉर्म करना किससे? इसका एलिमेंट हाइड्रोजन और ब्रोमीन, हाफ H2 गैस प्लस हाफ Br2 लिक्विड एसिड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3, CaO solid plus CO2 gas gives out CaCO3 solid। क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? नहीं है ना? हाँ, एलिमेंट्स लेना है। ये तो CaO कंपाउंड लिया, CO2 कंपाउंड लिया। हाँ, तो एलिमेंट्स कैसे लोगे, कैसे बैलेंस करेंगे? तुम्हें CaCO3 सॉलिड लेना है, तो तुम्हें एलिमेंट कैल्शियम है, किस स्टेट में होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। कैल्शियम सॉलिड होता है ऑफ कोर्स। रूम टेम्परेचर पे चले जाओ, कार्बन रूम टेम्परेचर पे क्या मिलेगा? सॉलिड मिलता है उसमें। तो तुम्हें कौन सा लेना है? ग्रेफाइट। हाँ, और एक ही मोल लेना होगा, प्लस
O2 गैस लेना होगा ना, ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में मिलेगा, वो जो नहीं ले लेना। रूम टेम्परेचर पे देखो एलिमेंट किस में मिलता है, ऑक्सीजन के फॉर्म में। इसको बैलेंस करो, उधर एक ही रहना चाहिए। तो ये जो रिएक्शन होगा, इट रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 सॉलिड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। अब तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे दिया हुआ साथ में रेफरेंस स्टेट, हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस। कई का रेफरेंस स्टेट तुम्हें मालूम है, रूम टेम्परेचर पर कौन किस स्टेट में रहता है। 7 डाइएटॉमिक गैसेज है, H2O2 N2 F2 Cl2 Br2, है ना। उसमें भी Br2 लिक्विड हो जाता है, I2 सॉलिड हो जाता है। ये बॉन्डिंग में बता दिया था। मेटल्स का सॉलिड ले लेना, सारे मेटल सॉलिड दिखेंगे, केवल मर्क्यूरी छोड़ दो लिक्विड हो जाता है। यही है ना। ओके आई थिंक इतने एग्जांपल क्लियर है, इतना एग्जांपल काफी है क्लियर करने के लिए। एक और बता दो, यूरिया को बता दो। इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या लोगे? डाउट क्या है वो देख लो। ओजोन अनस्टेबल है, यदि दो फॉर्म है तो जो स्टेबल है वो लो, वो 2QO3। ओके हाँ राइट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुमने यूज किया था मैंने बॉन हेबर में, वेरी गुड ब्रिलियंट। किसको याद था? आर्यन पवार, गुड। बॉन हार्बर साइकिल में किया था। ये होता है कि रिवीजन कर रहे हो, मालूम चलता है, तुम कनेक्ट कर पाते हो सब चीजों से। और एक पहले भी किया था, हाँ वही है, KVPI में भी बताया था। ओके हाँ सो बस रिवीजन इसी लेवल का होना चाहिए कि तुम्हें याद आए कि हाँ इस समय किया था, बस हो गया तुम्हारा काम। IIT कोई रोक नहीं सकता तुम्हारा। ओके तो ये इसमें N2 गैस लोगे, H2 कितना है? H2 के फॉर्म में आता है ना ये, तो H2 गैस ले आओगे। कार्बन लाओगे, किस फॉर्म में मिलेगा? ग्रेफाइट, एक ही मोल चाहिए ना, ऑक्सीजन का एक चाहिए, तो हाफ मोल O2 गैस कर देंगे तो हो जाएगा। ओके इसके बाद क्या हो गया? फॉर एलिमेंट्स, एक पॉइंट ये भी है, फॉर एलिमेंट्स कौन सा हो गया? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इक्वल टू 0। तो ये पूछते रहता है मैसेज जेईई मेंस का, किसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। तो तुम्हें वो याद करना होगा कि एंथैल्पी किस स्टेट में। तो यहाँ पे जो ये लिस्ट दिया हुआ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट एग्जांपल कौन सा? सोडियम सॉलिड, मैग्नीशियम भी सॉलिड, जिंक भी सॉलिड, ये सब सॉलिड है ना। मर्क्यूरी का लिक्विड, H2 गैस, F2 सॉलिड, F2 गैस, Cl2 गैस, Br2 लिक्विड, I2 सॉलिड। ये स्टेट्स जो तुम्हें लर्न करना था केमिकल बॉन्डिंग में। और कौन सा आ जाएगा? ग्रेफाइट, कार्बन में ग्रेफाइट, सल्फर में, हाँ सल्फर में रोम्बिक, फास्फोरस में वाइट, क्योंकि इजिली इंटर कन्वर्टेबल होता है। नोट्स में देखो दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिंक सॉलिड 0 लिखा हुआ है, Br2 लिक्विड 0 लिखा हुआ है, H2 गैस का 0 लिखा हुआ है, बट H गैस का 0 नहीं होगा।
H2 गैस का जीरो लोगे तो H गैस का क्या होगा बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? जब H2 गैस को बनाने में एनर्जी नहीं लगी, जीरो लगा, तो H गैस बनाओगे तो H2 गैस से H गैस बनाने में एनर्जी देनी पड़ेगी ना, मतलब हाफ H2 गैस है, उससे H गैस बनाओगे तो क्या होगा, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैस क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे Br2 लिक्विड है, इससे Br2 गैस बनाओगे तो डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब Br2 लिक्विड बनाने में एनर्जी नहीं लगा, बट लिक्विड से गैस बनाने में तो एंडोथर्मिक एनर्जी बढ़ा ना, तो व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 गैस, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, राइट। Br2 लिक्विड का जीरो हो गया तो इसका क्या आएगा, पॉजिटिव होगा ना, एनर्जी देना पड़ा तुम्हें। तो Br2 सॉलिड का बता दो। निगेटिव होगा ना। क्योंकि Br2 लिक्विड से जब तुम Br2 सॉलिड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और लिक्विड बनाने में कोई एनर्जी नहीं लगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसका जीरो है। बट लिक्विड से सॉलिड बनाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सॉलिड का नेगेटिव पे आ जाता है। ओके, ये लिस्ट हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H गैस। नीचे लिखा हुआ एलिमेंट एग्जिस्टिंग टू और मोर देन टू एलोट्रोपिक फॉर्म, तो किसको जीरो लोगे, जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है। जैसे ग्रेफाइट का जीरो लो, रोम्बिक का जीरो लो, जो एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। तो सल्फर में रोम्बिक, कार्बन में ग्रेफाइट, और नीचे क्या लिखा हुआ, एक्सेप्शनल है फास्फोरस, वो मोर रिएक्टिव है, फिर भी जीरो लेते हो। क्यों, मोस्ट इजली रिप्रोड्यूसिबल फॉर्म है, बहुत आराम से रिप्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए इसको जीरो मान लेते हैं, एक्सेप्शनल में चला गया। और रेस्ट तो लिस्ट क्लियर है वो। वैसे ब्लैक फास्फोरस थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, बट वो हम लोग बनाते हैं, नेचर में तो तुम्हें यही मिलता है ना, व्हाइट फास्फोरस, और बाहर लाते हो रेड पे चला गया। ब्लैक हम लोग बनाते हो, थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। Phosphorus white is most easily reproducible form. हाँ, अब बताओ क्या क्या डाउट इतना में, फॉर्मेशन ओवर हुआ हम लोग का। लेक्चर 12:30 तक, 10:30 to 12:30 बोला था ना आज।
आर्या ने पहले लिखा था ये डाउट, अभी तो सबको क्लियर है ना? बताओ किसी चीज में। हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री से थियरी भी आता है ये सब कि कौन सा रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा। डेल्टा एच ब्लैक फॉस्फोरस इज नॉट गिवन जीरो, नहीं अभी तो बताया व्हाइट फॉस्फोरस का जीरो लेना है उसका, ये एक्सेप्शनल है, लिखा हुआ है ना नोट्स में, एक्सेप्शनल है फॉस्फोरस व्हाइट। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ब्लैक है जो हम लोग बनाते हैं, ब्लैक फॉस्फोरस। ऐसे व्हाइट और रेड में लोगे तो रेड फॉस्फोरस ज्यादा स्टेबल होता है, फिर भी व्हाइट को लेते हैं क्योंकि इजिली रिप्रोड्यूसिबल है। हाँ, ये वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कभी भी डेल्टा आर एच रिएक्शन का लिखना होगा तो तुम्हें इंथाल्पी ये नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो वहां पे नहीं दिया है, एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे। कोई भी रिएक्शन है तुम्हें इसके अकॉर्डिंग इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करके निकाल सकते हो। जैसे कि यही दिया रहा है, सी सॉलिड सीओ का ही ले लो, एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं, सीओ गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स आउट CO2 गैस। तो इसका डेल्टा आर एच निकालना होगा ना, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, तो इंथाल्पी ऑफ कंबशन, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, CO2 गैस। प्रोडक्ट का लिख दिया, एक ही मोल था ना, इसको 2 मोल करके लिखे बेटा, ज्यादा क्लियर करेगा कंसेप्ट। CO2 गैस है ना, इसको 2 मोल करके लिखते हैं रिएक्शन को, 2CO plus O2 gives out 2CO2 इस फॉर्म में। इसका जो डेल्टा एच आएगा वो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, 2 इंटू इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, समेशन की क्या जरूरत है, तो हो गया इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस माइनस रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट कौन सा 2 मोल्स है ना, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस प्लस इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस, और साथ में ये भी कि 0 है। रिएक्टेंट का क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में 0 होता है, मतलब एलिमेंट्स का 0 होता है। अब तुम्हें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 और CO दिया रहेगा तो उसके थ्रू डेल्टा एच निकाल लोगे, क्या होगा। तो बेसिकली ये डेल्टा एच है, डेल्टा आर एच नहीं, एंथैल्पी निकालना रहा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा ये वाला, इस पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अच्छे से याद करने हैं। ओके, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं हम लोग, एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर्मेशन। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन पहले किया हुआ, कंबशन कहाँ पे आगे था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, डेल्टा CH नॉट, ऐसे। ये हो गया चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी, change in standard enthalpy when 1 mole of substance completely 1 mole of substance completely
react with oxygen. When 1 mole of substance completely react with oxygen. एक मोल जो भी सब्सटेंस है उसको हम लोग को ऑक्सीजन से रिएक्ट करो. 1 mole of substance completely react with oxygen. अब एक चीज है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. मतलब तुम किसी भी चीज को बर्न कर दो ना, भले उसको बर्न करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. जैसे कोयले को ही बर्न करना है तो बहुत हीट देना पड़ता है तब जाकर बर्न होता है. बट एक बार वो बर्न करने लगे तो तुम्हें एनर्जी देगा. तुम आयरन को क्यों ना बर्न करो, आयरन का रॉड ले लो, उसको बर्न करोगे तो जल्दी बर्न ही नहीं होगा. बट एक बार वो कैचेज फायर ना, जैसे ट्रेन है कैचेज फायर, उसके बाद वो अपने आप बर्न होगा. वो भी उसी तरह से बर्न होगा जैसे मान लो कोयला बर्न हो रहा. बर्न करने में एनर्जी देना पड़ सकता है ज्यादा, वो सस्टेन नहीं करेगा. अब आयरन को बर्न करना तो तुम्हें 1000 डिग्री कंटिन्यूअस टेम्परेचर चाहिए और बाहर 25 डिग्री है तो तुरंत एक्सटिंग्विश हो जाएगा. बट कंटिन्यूअस तुम दोगे एनर्जी, टेम्परेचर 1000 रखो, फर्नेस में डाल दो, वो ऐसे जलेगा जैसे कोयला जल रहा. तो एनर्जी लगातार रिलीज करता है. एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज व्हाट? एक्सोथर्मिक. मतलब डेल्टा कंबशन H0 लोगे तो नेगेटिव होगा, जबकि फॉर्मेशन क्या था? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा. पॉजिटिव किसके लिए? अनस्टेबल कंपाउंड. अनस्टेबल कंपाउंड को फॉर्म करने में तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा. एग्जांपल एक्सप्लोसिव्स. एक्सप्लोसिव्स के लिए तुम्हें एनर्जी देना पड़ता है, बल्कि एनर्जी रिलीज होती है उसमें. उसका फॉर्म क्या है ना, तो तुम्हें एनर्जी दिया है तुमने, तो उसको हाई एनर्जी बना कर रखा है, तभी तो एनर्जी एक्सप्लोड होता है ना. और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव मतलब क्या हो गया? एनर्जी किसी ने रिलीज किया तो स्टेबल है. तो जो भी तुम्हें दिख रहा है ना नेचर में, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, मतलब उसने एनर्जी रिलीज किया तभी स्टेबल है. तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया? नेगेटिव है. और जो अनस्टेबल दिख रहा है मतलब उसने एनर्जी अब्सॉर्ब किया है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव मतलब अनस्टेबल कंपाउंड जैसे एक्सप्लोसिव. और ये क्या होंगे? स्टेबल कंपाउंड. ये मैट्रिक्स मैच में पूछता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो सकता है. इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, जबकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑलवेज नेगेटिव, मतलब हमेशा एनर्जी रिलीज होगा. आप बताओ इस पे कोई डाउट? फॉर सल्फर विच इज मोर स्टेबल फॉर्म? वही है रोम्बिक. कंबशन ही है पहले. हाँ कंबशन पहले था, राइट. फर्स्ट रॉन्ग बताया था. ओके हाँ. फॉर्मेशन दिया हुआ है कि नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से हो गया. अब देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, सी सॉलिड ग्रेफाइट, इसको बर्न करो, प्लस O2 गैस. ये क्या बन गया? CO2 गैस. अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है? डेल्टा RH कार्बन, डेल्टा RH. अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है IIT का, ये जो बता रहा हूँ मैं. इसमें क्या आ गया? ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कंबशन ऑफ व्हाट? सी सॉलिड ग्रेफाइट. बट साथ में एक और चीज को रिप्रेजेंट करता है. किस चीज को बताओ? यस तो हम, हाँ सार्थक. यस, तो यही एक हिडन डेटा है. आईआईटी में देखना कई बार से देते आ रहा है, पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन आते रहता है, जो तुम लोग ने अभी गेस कर लिया. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है. सब नहीं कर पाएंगे इसे. एग्जाम में जाके क्या होगा ना, जैसे किसी का रिएक्शन का निकालना है, किसी चीज का रिएक्शन मान लो CO2 फॉर्म कर रहा है, तो डेल्टा एच क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. यही होगा ना. तो जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 लेने जाओगे तो तुम्हें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 ना देके एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट देगा. वो CO2 नहीं दिया उसने, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट दिया.
तो तुम्हें समझना होगा, अरे तो वही है, ये आईटी का एक हिडन डेटा हमेशा से चलते आया है, डायरेक्ट कभी नहीं देते हम लोग, ये देते हैं, तो ये अच्छे से याद कर लेना, है ना। उसी तरह H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड में CO2 और H2O तो आएंगे ही, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब H2O लिक्विड लेंगे हम लोग, क्यों? स्टैंडर्ड स्टेट 25 डिग्री पे मान रहे हैं हम लोग, कि मान लो इस रिएक्शन को 25 डिग्री पे बंद करते तो क्या होता। तो ये रिप्रेजेंट, जो रिएक्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा क्या? कंबसन ऑफ H2 गैस, साथ में क्या रिप्रेजेंट कर रहा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। सल्फर के लिए ही होगा, सल्फर रोम्बिक ले लो प्लस O2 गैस SO2 गैस, इसका भी सेम आएगा ना, सोचो तो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रोम्बिक। बट हम लोग को तो लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? ये 2 पॉइंट, ये नोट्स में नहीं है बट अच्छे से लर्न कर लेना ये पॉइंट, क्योंकि तुम्हें जहां H2O का फॉर्मेशन चाहिए उसके जगह कंबशन दे देगा वो, तो तुम्हें समझना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। आईटी पिछले 50-60 साल से पूछ रहा है, इसका मतलब सब इस पॉइंट को मिस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। सबको क्लियर हुआ? इसमें बता दो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट है ये। यस, व्हेनेवर एलिमेंट्स, अब जनरल मत बनाओ, उसको करके देखो कि कंपाउंड वही आ रहा है ना कि कुछ और आ रहा है। अच्छा एलिमेंट्स तुमने लिखा, हाँ तो एलिमेंट लिख दोगे तो उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म आएगा ना, हाँ फिर वही आ जाएगा वो। बट ये दोनों हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं फिर। तो अब किसी भी चीज को कंबशन करना होगा तो क्या होगा, उसके 1 मोल को बंद कर दो, बस एक्सेस ऑक्सीजन डाल के बंद कर लो। जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO गैस क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो CO गैस ले लो 1 मोल, है ना, उसको हाफ O2 से रिएक्ट करो, क्या बन जाएगा? CO2 गैस बन जाएगा ना। तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये रिप्रेजेंट करेगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ व्हाट? CO गैस। ये फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा बट कंबशन को तो कर ही देगा ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब किसी भी रिएक्शन का तुम्हें डेल्टा एच निकालना होगा, तो अगेन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, डेल्टा एच किसका भी निकालना है ना, तो कंबशन दिया है ना, तो डेल्टा एच कंबशन ऑफ व्हाट? रिएक्टेंट माइनस समेशन करना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। मोस्टली क्वेश्चन ये दो मिला के हो जाएंगे, अब बहुत कंफ्यूजन भी रहेगा इसमें, बट थोड़ा प्रैक्टिस से ये चला जाएगा ये पार्ट। फॉर्मेशन रहेगा तो क्या करोगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब ये यहाँ पे बहुत सही से समझना है, इसमें सबको कंफ्यूजन रहता है। और रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है ना, कंबशन दिया रहता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, फॉर्मेशन दिया तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब रिएक्शन जो भी हो, जैसे एक रिएक्शन दिया हुआ है CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स आउट CO2 गैस
प्लस 2 H2O लिक्विड। अब तुम्हें इसका डेल्टा H चाहिए ना, तो तुम दो फॉर्म में लिख सकते हो सकता है सबका फॉर्मेशन डेटा हो। तो पहले देखो डेटा क्या है, क्वेश्चन में देखना फॉर्मेशन का डेटा है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब CO2 गैस प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O liquid 2 into enthalpy of formation of H2O liquid minus what, enthalpy of formation of CH4 gas plus 2 into enthalpy of formation of O2 gas. Enthalpy of formation of CO2 gas plus 2 into enthalpy of formation of H2O liquid माइनस ये कंबशन डेटा रहता तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट कौन सा है, CH4 गैस, वो डेटा पे डिपेंड करेगा, प्लस ऑक्सीजन को तो कंबशन कर ही नहीं सकते, उसको छोड़ दो, माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन CO2 गैस का भी नहीं कर सकते, यही होगा ना। इसको इसके टर्म में मत करो, इसको केवल फॉर्मेशन के टर्म से करो। जैसे क्वेश्चन दे दें एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO गैस, तुम्हें दे दें एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO। क्वेश्चन हो गया डेल्टा H कंबशन ऑफ CO गैस इक्वल टू व्हाट, गिवन क्या अपने आप को, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस इज गिवन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस इज गिवन, कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन सोचो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोला है कंबशन ऑफ CO गैस का बताओ, तो पहले जो पूछा हुआ वो इक्वेशन लिखो, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस क्या फॉर्म हो गया, CO2 गैस। अब इसका डेल्टा H जो होगा क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस रिएक्टेंट, इससे आ जाएगा ना। मतलब क्वेश्चन पूछा कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO गैस क्या होगा, तो वो रिएक्शन पहले लिख दो, जो पूछा वो रिएक्शन लिखो, उसके बाद अगले पॉइंट पे जाओ कि डेटा क्या है तुम्हारे पास, फॉर्मेशन का डेटा है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, या इसको उल्टा कंबशन भी पूछ सकता है तुम्हें, जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एल्कीन दे दे तो क्या आ जाएगा, CO2 है ना, कंबशन नहीं फॉर्मेशन ले लो, इसका फॉर्मेशन ले लें। हाँ क्वेश्चन आ गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 गैस इक्वल टू व्हाट, गिवन क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड गिवन, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 गैस इज गिवन, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 गैस इज गिवन, ये तीन गिवन है। तो पहले देखो क्या पूछा हुआ है, फॉर्मेशन, तो इक्वेशन लिखो, इसमें सबको डाउट आएगा ही आएगा जब तक खुद से नहीं सॉल्व करोगे, जो पूछा उसका खुद ये लिखो। RCA में देखोगे तो सबका इक्वेशन लिखेगा, कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड, H2 गैस का, C2H4 का, फिर इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके लेकर आएगा, बट फॉर्मूला से बहुत सिंपल पड़ जाता है। 2 कार्बन सॉलिड लिखे, वही ग्रेफाइट है ये, प्लस 2 H2 गैस है ना। हाँ तो ये जो होगा स्टैंडर्ड स्टेट, डेल्टा H will be enthalpy of formation of C2H4 gas माइनस प्रोडक्ट का तो काम हो गया, फॉर्मेशन रिएक्टेंट में क्या होगा, किधर लिखा, माइनस रिएक्टेंट 2 into enthalpy of formation of वही C solid graphite plus 2 into formation of
H का H2 गैस, इससे आएगा। ये क्लियर हुआ सबका भी? इस पे कौन सा बिगनर्स बॉक्स है? फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन पे शायद एक अलग दिया हो, देखो तो। ये एनर्जी रिलीज पर ग्राम होगा, उसका पर मोल था ना, तो ये पर ग्राम होता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा? डेल्टा कंबशन H डेल्टा कंबशन H डिवाइडेड बाई व्हाट? मोलर मास। एनर्जी रिलीज पर ग्राम जो होगा ये, इसका मतलब क्या हो जाता है ना कि जैसे इथिलीन, उसको एक मोल को बर्न करने में कितना एनर्जी लग गया? इथिलीन का मोलर मास 28 ग्राम है, तो 28 ग्राम के लिए इतना ग्राम, तो 1 ग्राम बर्न करने पे कितना लगेगा? हाँ सार्थक बोलो। सर हमारे पास कंबशन डेटा है ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, कंबस्शन का डेटा है। आपने वो फॉर्मेशन लिया है सबका। एक मिनट, कौन सा बोल रहा हूँ? वो डेल्टा एच हाँ, उस क्वेश्चन कैलकुलेट। में फॉर्मेशन था, ये तो फॉर्मेशन है ही नहीं। राइट, इसको कंबसन करना होगा। करेक्ट करो सार्थक, कंबसन वाला डेटा लगाना होगा, फॉर्मेशन का डेटा ही नहीं है अपने पास। पता नहीं मैंने कैसे कर दिया था। एक
हाँ हाँ सार्थक, तो अभी कर लें इसको, क्या आ जाएगा? हाँ म्यूट, जब भी कोई कॉल आता है ना म्यूट हो जाता है फिर वो। इसको क्या कर देंगे, फॉर्मेशन डेटा ना लगा के क्या लगाओगे, कंबशन डेटा। डेटा देखना क्या दिया हुआ है, फिर वो फॉर्मूला लगा देना। क्वेश्चन क्या पूछा वो, ये क्या होगा? थोड़ा वो बुकलेट उठाओ तो 2-4 क्वेश्चन मुझे सामने बता दो बस, छोड़ कर क्या आओगे, ये फॉर्मूला बस लिख देता हूँ। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H0 C solid 2 mole plus 2 mole enthalpy of combustion of what, H2 gas reactant minus enthalpy of combustion of what, C2H4 gas। ऐसे हाँ, अभी सबको क्लियर हो गया ये। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या क्या यूज होगा कि मतलब कोई फ्यूल कितना एफिशिएंटली वर्क करेगा। एक मोल को बर्न करने पे मान लो कोई 50 जूल दे रहा है, दूसरा एक मोल को बर्न करने पे 20 जूल मिल रहा है, तो कौन सा एफिशिएंट है, किसको तुम लेके जाओगे कि ज्यादा एनर्जी मिले? तो तुम्हें इससे मतलब नहीं कि एक मोल से कौन ज्यादा एनर्जी दे रहा है, तुम तो देखोगे कि तुम्हें कैरी करना है, तो जो कम कम इस पे भी ज्यादा एनर्जी दे उसको कैरी करोगे, मतलब कम वेट पे भी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देगा, है ना? तो पर ग्राम तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे माउंटेन पे जाते हो खाना बनाने के लिए, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि अरे लकड़ी लेके जाएं कि गैस लेके जाएं, तो तुम्हें लगेगा कि गैस थोड़ा हैवी है 14 kg, बट वहां चलते रहेगा महीनों। लकड़ी तो उतना ही हैवी आएगा बट थोड़ा ही सा एनर्जी देगा वो। तो तुम्हें पर ग्राम देखना होगा कौन ज्यादा एनर्जी देगा। या खाने में भी वही है कि कम खाया और ज्यादा एनर्जी मिले, ऐसा क्या है? तो एक इंडियन सोल्जर मुझे मिला था, तो उसने बताया था कि वो लोग जब माउंटेन पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वो लोग कई बार एक एक डेट खा के निकाल देते हैं, या जंगल में रहना पड़ता, फॉरेस्ट में डेट्स लेके चलते हैं, तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू मैंने देखा था बहुत हाई है। जो खजूर खाते हो उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, थोड़ा भी खाओगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी देगा, वो एक डेट पे पूरा दिन भर भी निकाल देते हैं, ऐसा हो जाता है। तो वो कैलोरीफिक वैल्यू हो गया, मतलब पर ग्राम कितनी एनर्जी मिली। फिर कैसे आएगा कंबशन, मतलब एक मोल से किससे एनर्जी मिल रही है, डिवाइडेड बाई मोलर मास कर दोगे तो पर ग्राम आ जाएगा। हाँ, इथेन का भी इसी तरह से सबका आएगा। अब इस पे थोड़ा डिटेल और ऑर्गेनिक में चला जाएगा। अब कितने लोग बचे हुए हैं, 62 ऑफ यू। ओके, तो वेरी गुड, ये हुई वही पढ़ने वाली एटीट्यूड। सेम एटीट्यूड ये लोग की आ गई थी लास्ट में, जितने ये अपने शादी वाले बैच वाले ये जो बच्चे आईआईटी में गए, यही एटीट्यूड है सर, जितना एक्सटेंड करना करो, हम लोग रेडी हैं। क्योंकि मेरा क्या, मेरे लिए तो हर बैच हर बार आएगा, पढ़ाते रहूंगा, बट तुम लोग के लिए तुम्हारा आईआईटी एक बार ही आता है, कैरियर बनाने का मौका एक बार ही आता है। ओके, एंथैल्पी ऑफ कंबशन और फॉर्मेशन कर दिया। इस पे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, थोड़ा बुकलेट देखो तो, बुकलेट 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 मेरे पास भी होगा कहीं। बुकलेट 3 में है ना? अरे मैं ढूंढते रहूंगा, कोई मुझे फॉरवर्ड कर दो तो। हाँ, यूनिट 3 मिल गया, यूनिट 3 थर्मोडायनेमिक्स 45 से पेज नंबर 122 पे होगा, तो ये यहाँ पर आ गया, डायमंड ग्रेफाइट कंबशन। हाँ, इलस्ट्रेशन 29 पेज नंबर 98।
जो इसने सॉल्व किया वो मेथड से नहीं, मैंने बोला था ना वो इक्वेशन लिखेगा और ऐड करेगा। देखो तो कैसे किया हुआ है। पेज नंबर 98, इलिस्ट्रेशन 29। मोस्टली बुक में ऐसे ही दिया रहेगा, तो ये सब बहुत बड़े बड़े मेथड है, फॉर्मूला से सीखो। आरसीएमपी, बहादुर, इधर सब जगह वैसे ही दिया हुआ। 29 देखो, हीट ऑफ कंबशन किसका दिया, C2H4, C2H6 और H2। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिलीन पूछा है, तो पहले तो इक्वेशन लिखो क्या पूछता है कि इथिलीन का हाइड्रोजनेशन करना है, मतलब C2H4 प्लस H2 गिव्स आउट C2H6, वो लिखो। अब देखो डेटा क्या है, ये डेल्टा H चाहिए। डेटा तुम्हारे पास किसका है, कंबशन का है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करो, करके देखो आंसर आ रहा है। इसके इलस्ट्रेशन जरूर कर लेना सब। फॉर्मूला से आ जा रहा है ना आर्यन, ठीक है। इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेम एज हीट ऑफ फॉर्मेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन के एडिशन, हाइड्रोजन के एडिशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, C2H4 का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब ऑफ C2H4, मतलब इसमें H2 गैस ऐड किया तो क्या होगा, ये बन जाएगा C2H6 गैस, इसका डेल्टा एस निकालना है। तो अब देखो कंबशन डेटा है कि फॉर्मेशन डेटा है। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे अपने पास है सबका कंबशन डेटा है, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करो। तुम्हें क्या करना होगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 गैस प्लस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 गैस, एक एक मोल ही है ना, माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 गैस। मतलब ये इतना इजी नहीं है समझना सब, है ना, और एक बार समझ गया तो बहुत इजी हो जा रहा है ना। उसका ऊपर वाले क्वेश्चन इलस्ट्रेशन करो, और एक मेथड ये होगा, ये मेथड भी समझ लो कैसे किया उसने, ये भी बता देता हूँ मैं। देखो उसने इंथैल्पी ऑफ क्या दिया था, कंबशन दिया था, किसका, C2H4 का, तो वो कंबशन इक्वेशन लिख दो। कंबशन इक्वेशन क्या होगा, 1 मोल C2H4 लो के बर्न करना है, तो इक्वेशन बैलेंस करो, तो 1 मोल C2H4 के लिए 3 मोल O2 आया, 3CO2 2H2O, तो एनर्जी रिलीज 1409 किलो जूल हुई।
C2H6 के लिए भी ऐसे ही होगा। H2 गैस का उसी तरह से दिया हुआ ना, सबका कंबशन इक्वेशन लिख दिया, C2H6 को बर्न किया O2 के साथ, H2 गैस को बर्न किया। अब ये 3 इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 2 और 3, इससे तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन लाना था, पहला वाला। तो क्या करेंगे तो आएगा, तो उसने इक्वेशन 1 और 3 को ऐड किया, कैसे मालूम चलेगा तुम्हें इक्वेशन का फॉर्म आ गया तो ये भी समझना जरूरी है, कई बार इक्वेशन ही दिया रहेगा तुम्हें निकालना है। तो C2H4 लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो C2H4 लेफ्ट हैंड साइड में किधर है, इक्वेशन 1 में, H2 भी लेफ्ट हैंड साइड में, तो H2 लेफ्ट हैंड साइड में किधर है, इक्वेशन 3 में, तो 1 और 3 को ऐड कर दो। और C2H6 किधर है, इक्वेशन 2 के लेफ्ट में है, तो इक्वेशन 2 को माइनस करो तो C2H6 किधर चला जाएगा, माइनस करने पे राइट साइड चला जाएगा, रेस्ट ऑल तुम देखोगे तो कैंसिल हो जाएगा अपने आप। मतलब केवल 1 + 3 है ना, और -2 कर दें तो काम हो जाएगा। 1 + 3 से C2H4 आ गया, इधर H2 आ गया, और C2H6 उधर राइट गया। अब मान लो C2H4 + 2H2 रहता, तो इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब 2H2 आ जाता, फिर ऐड करते हैं। इस तरह से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो किसको इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ऐड सब्ट्रैक्शन से कैसे फाइंड करना है। हाँ, फॉर्मूला से फास्ट और इजी हो जाता है, राइट अंशुल। हाँ, तो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन को बताओ, 28 पे जाओ। 2 मोल्स, हाँ, इससे क्लियर हो जाएगा सब। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 दिया हुआ है, और तुम्हें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 बताना है। 2 मोल से इतना एनर्जी रिलीज हुआ, तो 1 मोल से कितना होगा, 3129/2 ना। और क्या दिया, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेटा दिया हुआ, फॉर्मूला यूज करो। एक बार 2 मिनट तुम लोग सोचो, इससे सब क्लियर हो जाएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ, फिर देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन ढूंढ रहा था मैं। ओके, हो गया इसका आंसर। देखो
मैं एक बार बताता हूँ क्या क्या मेथड हो सकता है, किसने किया ये बता दो मुझे। डन, सो हमने कर लिया, आंसर आ जा रहा है। ओके हाँ देखो, तुम्हें इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 दिया है। अच्छा हो गया, ऐसे तो इक्वेशन लिख के कर सकते हो, तीनों मेथड कर लेते हैं, यही मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था, इससे क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान देना इस पे, है ना, इससे सब हो जाएगा। ये गिवन है, तो डेटा भी ले ही लें, या छोड़ो डेटा क्या ले, ये ले लेते, छोड़ो भाई 2 है ना, तो 3129/2 कहीं तो किया होगा सोल्यूशन में, एक जगह क्या, -1564 -1564.5 किलो जूल। ओके, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 और H2O चाहिए, CO2 -395, enthalpy of formation of H2O liquid 285 होगा, 395 ये है, और 286 किलो जूल पर मोल। स्टेबल है तो एनर्जी रिलीज करते हैं ये, इसको बर्न किया तो इतना आता है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फर्स्ट मेथड 1, तुम्हें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए तो उसका इक्वेशन लिख दो। C2H6 गैस किससे बनता है, 2 मोल ऑफ कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस 3 मोल ऑफ H2 गैस। इससे क्या होगा तुम लोगों ने, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा F, ये डेल्टा RH किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा F ऑफ C2H6 गैस। ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा, ये होगा कंबसन के फॉर्म में 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट डेल्टा C H0 C ग्रेफाइट प्लस 3 इंटू इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ H0 H2 गैस। कंबसन ही दिया हुआ ना, फॉर्मेशन दिया, बट ये चीज तुम्हें याद करना होगा कि इसके साथ ये कंबसन ऑफ व्हाट, C2H6 सॉरी C2 किसका होगा, कार्बन का होगा, और ये किसके इक्वल था, यही मैंने बोला था फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस की हिडन डेटा है जो तुम्हें लर्न करना होगा, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस, कितना हो जाएगा 20 कंबसन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट -395 अब छोड़ो ये क्यों कर रहा हूँ, ये तो मालूम चल गया ना, बस फॉर्मूला पुट कर दो आगे। मेथड 2, कंबसन ऑफ H2 होगा, हाँ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड इज इक्वल टू कंबसन ऑफ H2 गैस, H2 गैस ही चाहिए था ना, ग्रेफाइट का कंबसन H2 का कंबसन, तो H2O लिक्विड का फॉर्मेशन H2 गैस का कंबसन है, जो मैंने बोला था कि ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना ये दो, कि आईटी में हर बार आते रहता है, तुम लोग को भी देंगी। अब क्या हो गया, एक मेथड तो हो गया, इससे हो जा रहा है ना, दूसरा हो गया कि जो डेटा दिया उसी को मैं लिख दूं, कंबसन ही लिख दूं, और तीसरा हो गया कि इक्वेशन लिख के ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें। तीनों मेथड समझ जाओ, इससे सब हो जाएगा। ये मेथड 2 पे चले तो क्या होगा, जो दिया हुआ डेटा उसको डिकोड कर दें। कंबशन मतलब 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3 नहीं, O2 गैस कितना लगेगा, कंबशन दिया ना, तो ये क्यों ले रहा हूँ, 2 C2H6 सॉलिड सॉरी C2H6 गैस प्लस O2 कितना होगा, x प्लस y/4, 2 प्लस 6/4 3.5, O2 गैस gives out x CO2 2 CO2 प्लस y/2 मतलब 3 H2O लिक्विड, ये दिया हुआ तो इसका डेल्टा H कितना आ जाएगा, ये डेल्टा H दिया हुआ है ना, दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट डेल्टा
combustion of H0 C2H6 gas, और ये डेटा दिया हुआ इक्वल टू -1564.5 किलोजूल पर मोल। तो इसको हम लोग फॉर्मेशन के टर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, तो -1.64.5 इक्वल टू enthalpy 2 into enthalpy of formation of CO2 gas plus 3 into enthalpy of formation of H2O liquid, ऐसे minus enthalpy of formation of C2H6 gas plus enthalpy of formation of O2 gas, ऐसे। बट ये तो जीरो होगा एलिमेंट का। और कौन कौन सा क्वांटिटी नोन है तुम लोग को? ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये पूछा है तो हो जाएगा ना। तीसरा मेथड हुआ कि तीनों का इक्वेशन लिखें और तब ऐड कर दें। मेथड 3 पे चले हम लोग। तो फॉर्मेशन चाहिए, बट डेटा किसका है हम लोग के पास? एक तो ये हो गया C2H6 गैस प्लस 3.5 O2 गिव्स आउट 2 CO2 गैस प्लस 3 H2O लिक्विड। इसका डेल्टा कितना हो गया? -1564.5 किलोजूल। दूसरा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिया हुआ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 मतलब डेटा क्या हो गया? C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स आउट CO2 गैस। उसका डेल्टा एस दिया है -395 किलोजूल पर मोल, ऐसे हो गया। और एक है -286 वाटर वाला। ये तीनों मेथड समझने से आएगा एक ही से, बट तुम्हारे पास तीनों मेथड क्लियर होना चाहिए। जहां से पेन उठाया उससे आंसर आ जाए। ये किसका है? H2 गैस का दिया हुआ ना फॉर्मेशन, H2O लिक्विड का दिया था। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स आउट H2O लिक्विड। इसका डेल्टा एस दिया हुआ है -286 किलोजूल पर मोल। अब तुम्हें बताना है कि फॉर्मेशन इक्वेशन चाहिए हम लोगों का, तो कैसे आएगा? तो फॉर्मेशन इक्वेशन मतलब हम लोग को ये चाहिए, C2H6 चाहिए, ये इक्वेशन लेके आना है। कैसे आएगा? क्या करना होगा? इक्वेशन 1 2 3 कैसे करें कि हम लोग को ये इक्वेशन आ जाए? ऐड, सबको ऐड करना होगा। किसको किसको ऐड करना होगा? किसी में किसी से मल्टीप्लाई भी करना होगा क्या? 2 टाइम्स द सेकंड इक्वेशन, करेक्ट। इसको 2 टाइम्स कर देंगे तब ये यहाँ पे 2 आएगा, यही है ना। और H2 को क्या चाहिए? 3 टाइम्स। तो H2 पूरे में कहाँ पे? सिर्फ यहीं पे। तो इस इक्वेशन 3 को 3 टाइम्स कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तब तो लेफ्ट साइड हो गया। और राइट साइड C2H6 चाहिए, मतलब इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा फर्स्ट को। तो कैसे आएगा तुम्हें? अब हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। केवल एक ही देखा, बाकी देख ही नहीं रहे हम लोग को बस इतना ही से मतलब रहा है, ये 2 और ये 3 है। बाकी देखना अपने आप कैंसिल हो जाएगा। रेस्ट ऑल का सोचना ही नहीं। और इक्वेशन 1 को माइनस कर दें ऐसे, और थोड़ा करके देखो, ये इक्वेशन आ गया, बाकी सब माइनस हो जा रहा होगा। 3H2 आया इधर, इधर भी 3H2 H2 कैंसिल होगा, ऐसे H2 से कैंसिल होगा ना। उसी तरह O2 अपने आप कैंसिल हो रहा होगा। 3O2 + 2 5O2, 2 और 3/2 उतना ही आ गया ना, 3.5O2, ये सब मिलके कैंसिल हो गया ना। उसी तरह CO2 नहीं दिखना चाहिए, देखो CO2 कैंसिल हो गया होगा। 2 CO2 और ये माइनस किया था ना, तो ये भी कैंसिल हो गया। मतलब रेस्ट ऑल का नहीं सोचना, सबका एक एक पकड़ लिया ना तो हो जाता है। ये तो बड़े बड़े इक्वेशन लिख के लगता है अरे कैसे सब्सट्रैक्ट करें ऐड करें, सिंपली बस इतने से हो जाता है। देखो क्लियर हो गया सबको ये?
तो तीनों मेथड मैंने बता दिए, तुम्हें सबसे करना आना चाहिए। इसको करने में क्लियर हो गया सबको? हाँ, बुकलेट में मेथड 3 ही दिया हुआ है, बुकलेट में आरसीएम और पी बहादुर सब में, बट तुम्हें क्लियर होना चाहिए कैसे करना है। जो पूछे उसका इक्वेशन लिखो और बाकी सब इक्वेशन लिख के ट्राई करो तो भी चलेगा, बट वो लंबा प्रोसेस होगा, बट फॉर्मेशन कमीशन से अच्छा हो सकता है। इलस्ट्रेशन 30 बताओ तो। डेल्टा एच दिया हुआ है, विच कैन बी द बेटर वेल्डर, ऐसे दिया है ना। हाँ, तो ये क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ही है ना, पर ग्राम देख लो किससे ज्यादा आ रहा है। ओके, आई थिंक कि यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। दो तीन अच्छे वाले सम कर लिए। हाँ, पूरा पढ़ के कर सकते हो।